हेलो दोस्तों, SPB स्टडी पॉइंट पे आप सबको स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं जो 6000 प्लस क्वेश्चन का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम इकोनॉमिक्स से बात करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 इकोनॉमिक्स का प्रश्न देखेंगे जो बिहार दरोगा, BPSC PT और BPSC जो ले रहा है एग्ज़ाम सुपर टेट का जो टीचर का वैकेंसी उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जब अच्छा लगेगा तो देखने में तो आप अन्य दोस्तों को भी शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा और आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किस रूप में भारत को परिभाषित करेंगे तो इसको आपको एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा कि भारत को एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि एक दीर्घ समयावधि में कीमत और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा। तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक समयावधि के दौरान कीमत और मौद्रिक आय दोनों आय भी दोगुनी हो जाए, कीमत भी दोगुनी है तो वास्तविक आय पर अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि कोई भी वस्तु अगर अभी मिल रहा है आपको 100 रुपया में, अगर 200 में मिलता है और आपका मौद्रिक आय भी दोगुना हो जाता है तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। तीसरा नंबर प्रश्न ये है कि यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए किसने व्यक्त किया था। तो ये अमर्त्य सेन थे। इन्हें शांति के क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नहीं, ये आपको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में गलत हो गया। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। चौथा नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण जो भारत में है आर्थिक उदारीकरण शुरुआत कैसे हुई। तो आपका ऑप्शन देखना पड़ेगा औद्योगिक लाइसेंस नीति वास्तविक बदलाव के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारत में रुपये की प्रबलता के साथ। तो नहीं, आपका यही आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस की नीति में बदलाव के साथ 1991 में इसकी शुरुआत हुई। 1991 में तो कुछ भी चाहता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की कब शुरुआत हुई, 1991 में हुई थी। और इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे आपका जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं आपका मनमोहन सिंह, उन्होंने महत्वपूर्ण से इसमें भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पे कौन प्रकाशित करता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण मुख्य रूप से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है। तो नहीं है यहाँ पूछा है। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये लक्षण नहीं है इसका। श्रम की न्यूनतम कार्यक्षमता ये है आपका। प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है। पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर ये भी है आपका। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुख का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत कौन सी अवधारणा को परिभाषित करेगा। तो ये आपको संपोषणीय विकास है। इस संपोषणीय विकास को परिभाषित करता है कि जो वर्तमान में जनसंख्या अगर सुख हम त्यागते हैं तो भविष्य में ऊर्जा और संसाधनों का बचत होगा। संपोषणीय विकास को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस एक से समावेशी विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से हम नहीं आशा कर सकते हैं कि समावेशी विकास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। किसके द्वारा। तो कृषि पर आयकर लगाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। कृषि पर आयकर राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी, किस राज्य में लागू हुई थी सर्वप्रथम मौसम आधारित फसल बीमा। तो ये मुख्य रूप से कर्नाटक में लागू हुई थी प्रथम बार। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दीर्घकालीन कृषि ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा, लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा आपको प्रदान की जाती है किसानों को मुख्य रूप से।
नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न कि लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करता है। वे बहुत लोगों को कुटीर उद्योग है जो बहुत लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि गांव घर में कहीं अगर ईंट भट्ठा है, या फिर आप मान लीजिए कि कहीं स्वरोजगार के लिए कोई छोटा मोटा उद्योग लगाता है, उसको लघु कुटीर उद्योग कहते हैं गांव घर में। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929 और 30 के महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति को उपाय का उपयोग बताया था। बोला था कि अगर राजकोषीय नीति अपना लिया जाए तो ये मंदी सुधर सकता है, जो 29-30 में आई थी। तो उस टाइम प्रोफेसर किन्स थे, इन्होंने बताया था, अर्थशास्त्री थे, इन्होंने बताया था कि अगर 29-30 की महान मंदी को रोकना है तो राजकीय नीति में कुछ सुधार कीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 14 नंबर कि किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। तो प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान हो जाएगा। प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला है आपका 15 नंबर प्रश्न। इसमें कहता है कि राजकोषीय घाटा क्या है। तो राजकोषीय घाटा आपको मुख्य रूप से जो बजटीय घाटा का योग और सरकार का जो बाजार ऋण का उत्तरदायित्व होता है उसको राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें आपका 16 नंबर हो जाएगा कि मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगा। जब घाटे की व्यवस्था का अर्थव्यवस्था क्या प्रभाव पड़ता है इस पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगा। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगा। भारत में 17 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया। तो इसमें आपका होगा तदर्थ ट्रेजरी बिल को कब समाप्त किया गया। तो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। 1997 को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित आवंटित किया जाता है। तो जो आप रजिस्ट्री ऑफिस देखते हैं स्टाम्प शुल्क है जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है और आपका राज्य सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, जो पैन कार्ड होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, इस पे 10 अंक होता है आपका। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार दरोगा में। तो इसको किस लिए हम प्रयोग नहीं करेंगे, किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको पते के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। इस पर पते अंकित नहीं होते हैं, पता नहीं अंकित होता, सिर्फ नाम और डेट ऑफ बर्थ अंकित रहता है। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका गठन योजनाओं के स्थान पर 1 जनवरी, योजनाओं की स्थापना 15 जनवरी, 15 नहीं, योजनाओं की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई योजनाओं के स्थान पर। ठीक है। इसका पूर्वकालिक अध्यक्ष ये नहीं होते हैं, पूर्वकालिक नहीं होते हैं, जो भी वर्तमान होते हैं अध्यक्ष होते हैं। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया। यह सहकारी संघवाद पर सिद्धांत पर आधारित है। ये भी सही है आपका। तो आंसर बी हो जाएगा इसका, यही सही नहीं है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका 21 नंबर प्रश्न है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था। तो नीरज गुप्ता समिति का गठन किया गया था कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होता है क्या कहलाता है। तो ये त्वरित प्रवास जो तुरंत कहीं भी एक्सचेंज हो सके इसको हॉट मनी कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं। और सुलभ मुद्रा जिसको कहीं आसानी से चलाया जा सके या भेजा जा सके उसको सुलभ मुद्रा कहते हैं। और दुर्लभ मुद्रा उसको कहते हैं जिसका मार्केट में वैल्यू कम होता है। काली मुद्रा क्या है। काली मुद्रा यह जिस पर आपको इनकम टैक्स या टैक्स नहीं दिया तो उसको काली मुद्रा कहते हैं।
तो ये ऑप्शन के हिसाब से डील होगा। तो यह अवैध आय है जिस पर कोई आयकर नहीं दिया जाता है, इसी को काली मुद्रा कहेंगे। जैसे मोदी जी ने बोले थे जब प्रधानमंत्री बने थे तो कि हम काले धन को वापस लाएंगे, मगर आज तक लाए नहीं, क्योंकि सारा नेता चोर होता है, हम किसी को नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सा मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति सर्वाधिक लाभान्वित होगा तो जो ऋणी होता है, जो ऋण लेता है, वो सर्वाधिक लाभान्वित होता है मुद्रास्फीति से। 25 नंबर प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो CRR में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन क्या प्रभाव पड़ेगा। तो CRR में अगर कमी करते हैं, यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ साख सृजन में वृद्धि हो जाएगा, साख सृजन में वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें आपका जो है साख का नियंत्रण करना भी कार्य है, इसको और ऊपर बढ़ा लेते हैं। साख का नियंत्रण करना भी कार्य है इनका। अनुसूचित बैंकों को शिखर के रूप में, संस्था के रूप में कार्य करता है, भी सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण करता है, भी सही है। साख का सृजन नहीं करता है, साख का सृजन नहीं करता है। साख का सृजन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है आपका कि बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसको SLR कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आपका कि अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक किस ब्याज दर पर व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है अल्पकाल के लिए, तो उसको क्या कहते हैं। अल्पकाल के लिए तो उसको रेपो रेट कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अगर रिजर्व बैंक है जो अन्य वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है, रिजर्व बैंक लेगा अन्य वाणिज्यिक बैंकों से उधार, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है। तो RBI द्वारा जो होता है, RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय यानी खरीद बिक्री करना ही खुला बाजार प्रचलन को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि RBI द्वारा CRR में वृद्धि करते हैं तो तरलता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था में मौजूद जो तरलता है उसमें कमी आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 31 नंबर, वित्तीय निवेश के निर्दिष्ट व्यवहारों में मंदड़िया क्या है। तो ये मंदी का घोतक होता है। तो उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है। 32 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रीय जो बैंक होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा मुख्य रूप से इसमें आपका आंसर हो जाएगा D नंबर। भारतीय जो कृषि है, भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम कार्यों को ले लेना, यही कार्य इसका नहीं है। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में टफ वर्ड होता है दोस्त, इसीलिए थोड़ा सा सोच के आंसर इसका मिलाना पड़ता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था। तो ये आपका महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक। नेक्स्ट 34 नंबर है कि चक्रीय निर्धन वे हैं जो निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, उसे चक्रीय निर्धन प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है क्या है। तो श्रम सीमांत की उत्पादकता शून्य होना है। श्रम सीमांत उत्पादकता शून्य होना ही प्रच्छन्न बेरोजगारी है। देश भर में जीएसटी कब लागू हुई। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स कब लागू हुआ। तो आपका 1 जुलाई 2017 को लागू हुई। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है,
ये आपको बिहार 2046 मेंस में पूछा हुआ है कि GST किस प्रकार का है, तो अप्रत्यक्ष कर है। और इसमें आप GST के बारे में अगर हम और बात करें तो GST पूछ देगा कि आपको GST का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 279 के ए में इसका उल्लेख मिलता है। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाएगा बिहार दरोगा, BPSC PT या फिर आपको सुपर टेट में, तो ये पूछेगा कि GST किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, तो 279 ए में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 37 नंबर है कि देश में अंतिम बार विमुद्रीकरण कब किया गया, तो ये 8 नवंबर 2016 को किया गया था। मोदी सरकार द्वारा किया गया था 8 नवंबर 2016 को। अब वर्तमान में भी देख रहे हैं कि 2000 के नोट है जो बंद कर दिया गया है। तो 8 नवंबर 2006 को अंतिम बार विमुद्रीकरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, तो आपका वर्तमान में 11-12 है, 2011-12 है वर्तमान में। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो इसका CSO इसका आकलन करता है। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में कौन सा मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो जो आपका सार्वजनिक कर्ज है वो आपका मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो गिनी गुणांक को आय के वितरण की समानता के लिए किया जाता है। आय के वितरण की समानता के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर की सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य वाणिज्य एवं व्यापार पर ग्रामीण का अस्तित्व नहीं, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा वाणिज्य एवं व्यापार पर समुदाय का स्वामित्व, ये भी नहीं होगा। तो वाणिज्य एवं व्यापार का सरकार का स्वामित्व वाणिज्य एवं व्यापार पर होगा, यही आपका हो जाएगा आंसर इसका। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं या बायवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं। अगर इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने 1867 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया भारतीयों को बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया है, दादा भाई नौरोजी द्वारा बताया गया था। और प्रथम बार इन्होंने, अगर इनके बारे में और अदर फैक्ट की बात करें तो इनसे संबंधित और प्रश्न पूछता है कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कितना बार किए थे, तो कांग्रेस की अध्यक्षता 1886 में, 1893 में और 1906 में, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये सब याद रखिएगा, प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। भारत है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय का समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो PC महालनोबिस थे इसका अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि सतत विकास का आधार वर्ष क्या है, सतत विकास का आधार क्या है, तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण इसका आधार है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण। 47 नंबर प्रश्न है आपका कि कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है, तो कांडला बंदरगाह यहाँ पे निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है इसलिए प्रसिद्ध है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है इसलिए यहाँ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस मॉडल पर आधारित था, तो द्वितीय था जो आपका PC महालनोबिस पर आधारित था। इसमें मुख्य रूप से भारी उद्योग पर बल दिया गया। है कि निम्नलिखित कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, हिस्सा नहीं है, तो ये आपका बहुफसलीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 50 नंबर यह है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, कहता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है वैसे वैसे GDP का तृतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, तो तृतीय क्षेत्र का मान बढ़ता है।
एक प्रश्न यहाँ से और आता है कि जब स्वतंत्रता हम लोग को मिली थी, स्वतंत्रता या स्वतंत्रता हम लोग को जब स्वतंत्रता मिला था उस टाइम किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है भारत में? तो प्राथमिक सेक्टर का योगदान सर्वाधिक था। और वर्तमान में पूछे तो अगर वर्तमान में पूछे कि वर्तमान भारत में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो इस वजह से दोस्तों जो हमने आपका जो सेशन शुरू किया है 6000 प्लस प्रश्नों का, उसमें आज इकोनॉमिक्स का हमने देखा 50 प्रश्न। इस प्रकार हम प्रत्येक वीडियो में 50 और 100 के हिसाब से देखते जाएंगे और टोटल 6000 हम प्रश्न कराएंगे, 6000 प्लस। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और नए लोगों को जोड़िए इससे, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिले। या आपको मुख्य रूप से बता दें कि बिहार दरोगा BPSC PT और आपका BPSC तो जो सुपर टेट हो रहा है, सुपर टेट जो टीचर की वैकेंसी हो रही है, उसके लिए हमने शुरू किया है। तो अधिक से अधिक लोगों को पास पहुंचाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।